तो दोस्तों, पिछली बार के 3 अध्यायों में अपनी स्पीड और व्यूज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे शायद थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ा देना चाहिए। जिस तरह का 3 अध्यायों में मुझे रेस्पॉन्स मिला है, उसके हिसाब से उसी आधार पे इस अध्याय में मैं अपनी थोड़ी सी बोलने की स्पीड को थोड़ा फास्ट रखूँगी। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर के इसको पूरा सुनिएगा, मेरी इस कहानी को। और आज इसी स्टोरी में, आज इस अध्याय 4 में मेरी ये पूरी कहानी हो जाएगी। और हो सकता है दोस्तों ये थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, तो आप लोग बने रहिएगा मेरी इस स्टोरी में और अपना सपोर्ट, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ शेयर करूँगी दोस्तों। अंधेरा अब पहले जैसा नहीं था, वह जाग चुका था और इस बार जागने की आवाज़ हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। आर्यन पीछे लड़खड़ाया, उसकी सांसें तेज थीं। उसके सामने जो धुआं उठ रहा था वह अब एक ठोस रूप ले चुका था। वह कुछ और था, ऐसा कुछ जो आर्यन के भीतर से निकला था। ये मैं नहीं हूँ, आर्यन ने कांपते हुए कहा। परछाई हंसने लगी। तुम वही हो जो हमेशा से था, बस अब याद आ रहा है। तहखाने की दीवारें और तेज हिलने लगी। तांत्रिक चिन्ह चमकने लगे, जैसे किसी ने उन्हें खून से जगा दिया हो। लकड़ी का संदूक अब खाली था, लेकिन उसकी जंजीरें हवा में लटक कर भी किसी को जकड़े हुए थीं। आर्यन पीछे हटने की कोशिश पर उसके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। नहीं, मुझे बाहर जाना है। तभी उसके दिमाग में एक तेज झटका लगा। धड़ाम। यादें नहीं थीं, लेकिन आवाजें थीं। हवेली के पुराने गलियारों की, किसी के रोने की, और एक आवाज जो बार बार कह रही थी, वारिस लौट आया है। आर्यन चीख पड़ा, बस करो। और उसी पल उसके सामने धुआं अचानक फट गया। धमाक। पूरा तहखाना कांप उठा। दीवारों से पत्थर गिरने लगे और परछाई की आवाज धीमी हो गई। अब तुम भाग नहीं सकते। और फिर सब कुछ शांत हो गया, एकदम शांत। लेकिन यह शांति असली नहीं थी, यह किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। आर्यन ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने संदूक फिर से बंद था। जंजीरें फिर से जुड़ी हुई थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार तहखाने की हवा बदल चुकी थी। उसमें एक नई गंध थी, पुरानी राख और ताजा खून की मिली जुली गंध। आर्यन ने अपनी हथेली देखी। काला निशान अब सिर्फ निशान नहीं था, वह हल्का हल्का धड़क रहा था, जैसे जिंदा हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने फुसफुसाया। तभी ऊपर से हवेली के किसी कमरे में दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर कदमों की आहट, धीमे, बहुत धीमे, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। आर्यन ने ऊपर देखा और पहली बार उसे समझ आया, यह तहखाना सिर्फ नीचे नहीं, यह हवेली के दिल के अंदर है। और दिल अब धड़कने लगा था, तेज, बहुत तेज, जैसे कोई बाहर आने वाला हो। आर्यन ने धीमे से कहा,
अब आगे क्या होगा? और अंधेरे ने इस बार जवाब नहीं दिया, क्योंकि अंधेरा खुद सुन रहा था। ऊपर से एक और आवाज आई, इस बार साफ और बहुत करीब। बारिश, अब जागो। आर्यन की आंखें फैल गईं। मैं बारिश नहीं हूं। लेकिन उसकी हथेली का काला निशान अचानक जल उठा। दर्द इतना तेज था कि वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसी पल संदूक की जंजीरें फिर से हिलने लगीं। इस बार धीरे नहीं, जोर से, जैसे कोई अंदर से उन्हें तोड़ रहा हो। कड़ 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 कड़। आर्यन कांप उठा। नहीं नहीं, ये फिर से नहीं। और तभी संदूक का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर से सिर्फ अंधेरा नहीं था, अंदर से एक आंख देख रही थी आर्यन को और मुस्कुरा रही थी। दादी जानकी के शब्द कमरे में गूंज रहे थे। हवेली की असली पुकार तुम्हारे लिए थी आर्यन। आर्यन कुछ देर दादी को देखता रह गया। मेरे लिए? लेकिन क्यों? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र आर्यन की जेब में रखी उसी पुरानी पॉकेट घड़ी पर टिक गई जिस पर वीरेंद्र लिखा हुआ था। अचानक टिक 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 घड़ी अपने आप चलने लगी। गोपाल घबरा कर बोला, लेकिन इसमें तो कोई सेल भी नहीं था। आर्यन ने घड़ी हाथ में ली। उसकी सुइयां सामान्य समय नहीं बता रही थी। दोनों सुइयां धीरे धीरे 12:27 पर आकर रुक गईं। दादी जानकी का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये वही समय है। कौन सा समय? आर्यन ने पूछा। दादी ने कांपती आवाज में कहा, जिस समय वीरेंद्र आखिरी बार हवेली में गया था। तभी हवेली 27 की ऊपरी मंजिल से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। गोपाल खिड़की की तरफ भागा। आर्यन, ऊपर वाली खिड़की खुल गई। आर्यन ने देखा कि जिस कमरे की खिड़की बरसों से बंद थी, उसके अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी और रोशनी के सामने एक परछाई खड़ी थी। आर्यन ने धीरे से कहा, वहाँ कोई है। दादी जानकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वहाँ मत जाना। लेकिन दादी, अगर वहाँ वीरेंद्र के बारे में कोई सुराग है तो दादी ने उसकी बात काट दी। वो कमरा वीरेंद्र का था। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर दादी ने धीमे स्वर में कहा, और उस कमरे का दरवाजा वीरेंद्र के जाने के बाद कभी नहीं खुला। आर्यन ने घड़ी को देखा। उसकी सुइयां अचानक फिर चलने लगी, टिक 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 टिक। और उसी समय ऊपर से एक बहुत धीमी आवाज आई, आर्यन। आर्यन के कदम वहीं रुक गए। गोपाल ने डरते हुए पूछा, तुमने भी सुना? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ। दादी जानकी की आंखों से आंसू निकल आए। दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसके पीछे घना अंधेरा दिखाई दिया। आर्यन कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन दादी जानकी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन, अकेले अंदर मत जाना। गोपाल ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे के अंदर रोशनी डाली। कमरे में पुरानी लकड़ी की मेज, एक टूटी हुई कुर्सी और दीवार पर टंगी धूल भरी तस्वीरें थीं। सबसे बड़ी तस्वीर देखकर आर्यन अचानक रुक गया। तस्वीर में एक युवक खड़ा था। आर्यन ने धीरे से कहा, ये वीरेंद्र हैं। दादी जानकी ने तस्वीर की तरफ देखा और उनकी आंखें भर आईं। हाँ, यही वीरेंद्र था।
आर्यन तस्वीर के करीब गया। उसे तस्वीर में एक अजीब बात दिखाई दी। वीरेंद्र की कलाई पर बिल्कुल वही घड़ी थी जो इस समय आर्यन की जेब में थी। दादी, ये घड़ी वीरेंद्र के पास थी। दादी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसके गायब होने के बाद वह घड़ी भी नहीं मिली। आर्यन ने तुरंत अपनी जेब से घड़ी निकाली। उसी पल कमरे की पुरानी मेज की एक दराज अपने आप खुल गई। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। गोपाल ने डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, वीरेंद्र। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले कई पन्ने खाली थे। फिर एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरा अपना खून इस कमरे तक पहुंचे तो उसे सच बताना। आर्यन की सांस रुक गई। मेरा अपना खून? दादी जानकी चुप रही। आर्यन ने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, हवेली मुझे नहीं बुलाती, हवेली मेरे बारिश को बुलाती है। अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। गोपाल पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? डायरी के आखिरी पन्ने पर अचानक स्याही जैसी काली लकीरें उभरने लगीं। धीरे धीरे शब्द बनने लगे, आर्यन नीचे आओ। आर्यन ने घबराकर दादी की तरफ देखा। दादी जानकी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब मुझे समझ में आ गया वीरेंद्र उस रात क्यों गायब हुआ था। आर्यन ने पूछा, क्यों? दादी ने हवेली की फर्श की तरफ इशारा किया। क्योंकि वह हवेली के नीचे छिपे उस दरवाजे को खोलने गया था जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका। उसी क्षण फर्श के नीचे से 3 बार आवाज आई, ठक ठक ठक। आर्यन, गोपाल और दादी एक दूसरे को देखने लगे। फिर नीचे से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, बारिश लौट आया है। और आर्यन की जेब में रखी वीरेंद्र की घड़ी अचानक रुक गई। समय था 12:27। वीरेंद्र की घड़ी भी अचानक रुक गई। फिर फर्श के नीचे से दोबारा से आवाज आई, ठक ठक। गोपाल ने धीरे से पूछा, ये आवाज नीचे से आ रही है ना? दादी जानकी ने सिर हिलाया, हाँ। आर्यन ने पूछा, तो फिर वीरेंद्र वहां क्यों गया था? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर उतारी। तस्वीर के पीछे दीवार में एक छोटा सा लोहे का कुंडा दिखाई दिया। दादी ने कांपते हाथों से उसे खींचा। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे सरक गया। उसके पीछे नीचे जाने वाली संकरी सीढ़ियां थीं। गोपाल ने टॉर्च नीचे की तरफ की। सीढ़ियों के आखिरी हिस्से में उसे एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजे के बीचों बीच वही निशान बना था जो आर्यन ने वीरेंद्र की घड़ी के पीछे देखा था। आर्यन आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसकी घड़ी फिर से चलने लगी। दादी अचानक बोली, आर्यन रुक जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजे की दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, इतने साल बाद मेरा बारिश आ गया है। गोपाल के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से आवाज आई, जिसे तुम्हारी दादी ने इतने वर्षों तक छुपाया। आर्यन ने तुरंत दादी की ओर देखा। दादी, आपने मुझसे क्या छुपाया है? दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, वीरेंद्र,
उस रात अकेला नहीं गया था। आर्यन स्तब्ध रह गया। तो उनके साथ कौन था? दादी ने दरवाजे की ओर देखा और दादी ने बताया, तुम्हारे पिता। अचानक दरवाजे के पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, और दरवाजे पर अपने आप एक नया वाक्य उभर आया, सच जानना है तो दरवाजा खोलो। आर्यन ने अपना हाथ कुंडी पर रखा। गोपाल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर से एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी, आर्यन, देर हो रही है। आर्यन ने धीरे धीरे कुंडी घुमा दी। दरवाजा खुलने लगा और उसके पीछे जो था उसे देखकर तीनों की सांसें थम गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसके पीछे एक बड़ा अंधेरा कमरा था। दीवारों पर पुराने जाले थे। कमरे के बीचों बीच एक मेज रखी थी, लेकिन आर्यन की नज़र सीधे उस मेज पर पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर टिकी। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डाली। उस तस्वीर में 3 लोग खड़े थे, वीरेंद्र, अजनबी आदमी, एक छोटा बच्चा। गोपाल ने हैरानी से पूछा, ये बच्चा कौन है? आर्यन ने तस्वीर को और करीब से देखा। बच्चे के गले में वही छोटा सा लॉकेट था जो आर्यन ने अपने बचपन में संभाल कर रखा था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। ये लॉकेट मेरे पास भी है। दादी जानकी चुपचाप खड़ी थी। आर्यन उनकी ओर मुड़ा। दादी, अब आप मुझे सब कुछ बताएंगी? दादी की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, अब समय आ गया है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। वीरेंद्र तुम्हारे परदादा थे, लेकिन इस हवेली की कहानी सिर्फ उनके गायब होने की कहानी नहीं है। आर्यन ने पूछा, फिर असली कहानी क्या है? दादी ने कमरे के आखिरी कोने की ओर इशारा किया। वहां पत्थर की दीवार पर एक पुराना नक्शा बना हुआ था। नक्शे में हवेली संख्या 27 के नीचे एक और जगह दिखाई गई थी, एक बंद कमरा। दादी बोली, वीरेंद्र को इसी कमरे में कुछ मिला था और उसी रात उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी उसका वारिस यहाँ पहुँचे तो उसे यह सच जरूर बताना। गोपाल ने पूछा, क्या सच? दादी ने आर्यन की ओर देखा। वीरेंद्र गायब नहीं हुआ था। आर्यन की आंखें फैल गईं। दादी ने आगे कहा, वह खुद इस हवेली के नीचे छिप गया था क्योंकि उसका कोई पीछा कर रहा था। अचानक कमरे की दीवार के पीछे से आवाज आई, ठक ठक। तीनों चौंक गए। आर्यन ने नक्शे को ध्यान से देखा। जहां आवाज आ रही थी, ठीक उसी जगह नक्शे पर एक लाल निशान बना था। आर्यन ने दीवार को छुआ। एक पत्थर अपने आप अंदर धंस गया। दीवार का एक गुप्त हिस्सा खुल गया। अंदर एक छोटी लकड़ी की पेटी रखी थी। पेटी पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, आर्यन। गोपाल ने धीरे से कहा, ये तुम्हारे नाम की है। आर्यन ने पेटी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पेटी को छूने वाली थीं, ऊपर पूरी हवेली में अचानक सभी घड़ियां एक साथ बजने लगीं। टन टन टन। और तहखाने के अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, उसे मत खोलना। आर्यन ने हाथ रोक दिया। दादी जानकी ने घबराकर पीछे देखा। ये आवाज? आर्यन ने पूछा, किसकी है? दादी के होठ कांपने लगे। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, वीरेंद्र की। और उसी क्षण पेटी अपने आप खुल गई। अंदर केवल एक पुराना कागज था। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो हवेली ने तुम्हें अपना वारिस मान लिया है। आर्यन ने कागज को कसकर पकड़ लिया। अब उसे समझ आ चुका था, हवेली संख्या 27 उसे बुला नहीं रही थी, वह उसे अपना वारिस स्वीकार कर रही थी।
तहखाने के चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आर्यन के हाथ में वही कागज था जिस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो हवेली ने तुम्हें अपना वारिस मान लिया है। गोपाल ने घबरा कर पूछा, लेकिन इसका मतलब क्या है? दादी जानकी ने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि अब तुम्हें वह सच जानना होगा जिसे वीरेंद्र ने अपनी आखिरी सांस तक छुपा कर रखा। आर्यन ने दादी की ओर देखा। मुझे सब बताइए। दादी ने गहरी सांस ली। वीरेंद्र ने इस हवेली को किसी श्राप के कारण नहीं छोड़ा था। उसने इसे बचाने के लिए खुद को सबसे दूर कर लिया था। आर्यन चौंक गया। बचाने के लिए? हाँ, इस हवेली के नीचे एक पुराना दस्तावेज था जिसमें हवेली और उसके परिवार की पूरी विरासत का सच लिखा था। लेकिन कुछ लोग उस दस्तावेज को हासिल करना चाहते थे। गोपाल ने पूछा, कौन लोग? दादी ने जवाब देने के बजाय सामने रखी पेटी की ओर इशारा किया। उसमें आखिरी सुराग है। आर्यन ने पेटी के अंदर से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे पर हवेली के नीचे एक छोटा कमरा बना था। उस कमरे के ऊपर लिखा था विरासत कक्ष। तीनों उस कमरे तक पहुंचे। दरवाजे पर वीरेंद्र का नाम खुदा हुआ था। आर्यन ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी में परिवार के पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक पत्र रखा था। आर्यन ने पत्र खोला। उसमें वीरेंद्र ने लिखा था, मेरे वारिस, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझो कि समय आ गया है। हवेली किसी इंसान की दुश्मन नहीं है। उसका डर उन लोगों ने बनाया जिन्होंने इसके सच को छुपाया। आर्यन की आंखें नम हो गईं। पत्र में आगे लिखा था कि वीरेंद्र ने हवेली छोड़ने के बाद भी वर्षों तक उसकी निगरानी की थी। वह चाहता था कि उसका असली वारिस एक दिन वापस आए और हवेली को उसके सही मालिक को सौंपे। अचानक ऊपर से तेज बारिश की आवाज आने लगी। वही बारिश जिस रात वीरेंद्र आखिरी बार देखा गया था। दादी जानकी ने आंखें बंद कर ली। यही बारिश थी। तभी तहखाने की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी चलने लगी। 12:27। लेकिन इस बार घड़ी के पीछे एक छोटी सी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वीरेंद्र खड़ा था और उसके पीछे वही हवेली थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सच को घर वापस लाना। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं समझ गया। उसने वीरेंद्र की घड़ी अपनी हथेली में रखी। अब इस हवेली को डर नहीं था, सच की जरूरत थी। उसी क्षण हवेली की सारी रोशनियां एक साथ जल उठीं। तहखाने का अंधेरा खत्म हो गया और पहली बार हवेली संख्या 27 डरावनी नहीं बल्कि शांत दिखाई दी। लेकिन तभी दादी जानकी ने कहा, आर्यन, अभी आखिरी दरवाजा बाकी है। आर्यन ने पीछे देखा। तहखाने की दीवार के पीछे एक और नया दरवाजा दिखाई दे रहा था। उस पर लिखा था, वीरेंद्र की आखिरी यानी अंतिम निशानी। आर्यन ने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। आर्यन ने धीरे से आखिरी दरवाजा खोल दिया। अंदर कोई खजाना नहीं था, ना कोई डरावनी आकृति, बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और उसके ऊपर रखा एक छोटा सा लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था,
मेरे असली वारिस के लिए। आर्यन ने लिफाफा खोला। अंदर वीरेंद्र का आखिरी पत्र था। आर्यन, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मेरी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो चुकी है। मैंने इस हवेली को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा था। मैंने इसे इसलिए बचाया क्योंकि मुझे विश्वास था कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो डर के पीछे छिपे सच को समझेगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। पत्र में आगे लिखा था, हवेली संख्या 27 का असली वारिस वह नहीं जो इसकी संपत्ति का मालिक बने। असली वारिस वह है जो इसके इतिहास, अपने परिवार और इस घर की सच की जिम्मेदारी उठाए। कमरे में अचानक तेज हवा चली। खिड़की खुल गई। बाहर बारिश अब धीमी हो चुकी थी। दादी जानकी ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश रुक रही थी। आर्यन ने वीरेंद्र की घड़ी को आखिरी बार देखा। उसकी सुइयां धीरे धीरे 12:27 से आगे बढ़ गईं और 12:28 का समय बता रही थी। दादी जानकी की आंखों में आंसू बह निकले। इतने साल बाद समय बढ़ गया। गोपाल ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब? दादी मुस्कुराई। जिस रात वीरेंद्र गायब हुआ था, घड़ी 12:27 पर रुक गई थी। आज पहली बार आगे बढ़ी चली है। तीनों हवेली से बाहर आए। सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखाई देने लगी थी। हवेली संख्या 27 अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। ऊपरी खिड़की जहां हर रात रहस्यमय रोशनी दिखाई देती थी, अब पूरी तरह शांत थी। आर्यन ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से कहा, अब मेरी विरासत सुरक्षित है। आर्यन मुस्कुराया। उसने वीरेंद्र की घड़ी अपनी जेब में रख ली। मैं वादा करता हूँ, इसे कभी झूठ के नीचे नहीं दबने दूंगा। दादी जानकी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तुम वीरेंद्र, सिर्फ वीरेंद्र के परपोते नहीं हो आर्यन, तुम इस हवेली के असली वारिस हो। सूरज पूरी तरह निकल आया और उसी दिन हवेली संख्या 27 का वर्षों पुराना रहस्य समाप्त हो गया। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जब कभी बहुत तेज बारिश होती है और रात के 12:27 होते हैं, तो हवेली के ऊपरी खिड़की में एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। डराने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि कुछ विरासतें संपत्ति से नहीं, सच से मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हमारी ये जो कहानी है, काली हवेली का वारिस, हवेली संख्या 27, ये समाप्त होती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को हमने 4 अध्यायों में ख़त्म किया है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को मेरा ये प्रथम प्रयास, प्रथम कहानी पसंद आएगी। और इससे संबंधित आपके जो भी कमेंट्स हों, मेरे लिए कुछ अच्छा मुझे बताने के लिए हो, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और मेरी इस पूरी कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, और मुझे आपसे उम्मीद है कि आपका मुझे प्यार और सपोर्ट पूरा मिलेगा। दोस्तों, मेरा प्रथम प्रयास है मेरी इस कहानी में, और मेरे जो भी कमी भी जो नज़र आई हो मेरे सुनने में, मेरे बताने में, मैं आप लोगों की अपने लिए बताई हुई उन सभी बातों का स्वागत करती हूँ। अपने दिल में, अपने शब्दों से आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा।
कि मुझे मेरी स्टोरी का फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली और किसी नेक्स्ट ऐसी ही कहानी में जो आपके दिल को छू जाए।